हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो का विषय है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो कि हिस्सा है भारतीय संविधान के भाग 3 का, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में। आखिर मूल अधिकार हैं क्या? अगर हम बात करते हैं कि मूल अधिकार क्या है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं थॉमस जेफरसन की उस बात का जो बिल ऑफ राइट्स पेश करते समय उन्होंने अमेरिका की संसद में कहा था। उन्होंने कहा कि ये मानवाधिकार व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार हैं तथा ये पूरी दुनिया के व्यक्तियों को उनके राज्यों के विरुद्ध प्राप्त हैं। अर्थात ये वे अधिकार हैं जो कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। वास्तव में मूल अधिकार व्यक्ति को कोई प्रदान नहीं करता, बल्कि ये नैसर्गिक अधिकार होते हैं। ये जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, प्रकृति इन्हें प्रदान करती है ताकि व्यक्ति गरिमामय जीवन जी सके। सिर्फ राज्य उसकी गारंटी देता है कि हम इन अधिकारों का अल्पीकरण या न्यूनन नहीं करेंगे। यही बात थॉमस जेफरसन ने कही थी कि यह राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस आया था, जो कि मूल अधिकार की यात्रा में एक माइलस्टोन है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस, इसमें थे जस्टिस पीएन भगवती। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, इनका उद्गम भारतीय संस्कृति है, ना कि कहीं और से इन्हें लिया गया है, तथा ये स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल आदर्श थे उनकी पूर्ति के लिए इन्हें जोड़ा गया है। जस्टिस सुब्बा राव ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में कहा कि मूल अधिकार ना तो किसी से छीने जा सकते हैं, ना ही किसी को दिए जा सकते हैं, ना ही स्वयं इन्हें छोड़ा जा सकता है। वास्तव में जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में जुड़े, ये एक लंबी यात्रा से आए हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंग्लैंड के राजा किंग जॉन जब थे, उनके समय में वहाँ एक समझौता पत्र पर सिग्नेचर हुआ था जिसे कहा गया था बिल ऑफ राइट्स। ये बिल ऑफ राइट्स पर सिग्नेचर के बाद सबसे पहले दुनिया में कहीं मूल अधिकारों की बात की जाती है। उसके बाद फ्रांस में मैग्ना कार्टा आया, फिर अमेरिकी संविधान में संशोधन किया करके बिल ऑफ राइट्स एक अलग विधेयक लाया गया कि वहाँ के लोगों को इन तरह के नैसर्गिक अधिकार दिए गए। फिर 1948 में मानवाधिकारों की एक सार्वभौमिक उद्घोषणा हुई, जिसका एक पक्षकार भारत भी था। फलस्वरूप मानवाधिकारों की उद्घोषणा में जो अधिकार थे उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया, उन्हें स्थान दिया गया, और उसे ही भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थान दिया गया। वास्तव में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जोड़े जाने के लिए एक अलग समिति का गठन हुआ था, जिसे मूल अधिकार समिति कहा जाता है, और जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों के बारे में विचार विमर्श किया गया और उस समिति की सिफारिशों के अनुसार मूल अधिकार भारतीय संविधान में जोड़े गए। अब बात करते हैं कि मूल अधिकारों की व्याख्या या मूल अधिकारों का निर्वचन कैसे किया जाए। जब बात आती है मूल अधिकारों के निर्वचन की, तो मेनका गांधी के केस से पहले मूल अधिकारों का निर्वचन शाब्दिक तौर पर किया जाता था। शाब्दिक निर्वचन किया जाता था कि जो चीज़ें संविधान के भाग 3 में उसके अनुच्छेदों के अंतर्गत शब्द ब शब्द लिखी गई हैं, उन्हें ही मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया। बाकी अगर कोई दूसरी चीज़ है तो उसको मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। लेकिन
फिर बाद में मेनका गांधी के केस के बाद से कई सारे केस है, जैसे एम.एच. हॉस्कॉट, सुनील बत्रा बनाम एन.सी.आर. दिल्ली, हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य। इसमें एक मूल अधिकारों को एक नया आयाम दिया गया और उनका विस्तृत निर्वचन किया जाने लगा। विस्तृत निर्वचन का मतलब है कि उनकी विस्तृत व्याख्या की गई जब उनका अर्थ निकाला जाना होता था। जैसे मेनका गांधी के केस में हुआ था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो विधि होनी चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति को दैहिक प्राणियों में दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, वो सम्यक होनी चाहिए। अगर वो विधि मनमानी पूर्ण है तो उसे माना नहीं जाएगा कि विधि की सम्यक प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए। पहली बार मूल अधिकारों को कार्यपालिका नहीं विधायिका के विरुद्ध ही लागू किया गया। इसके बाद फिर जैसे एम.एच. हॉस्कॉट का केस आया, इसमें कहा गया कि नैसर्गिक न्याय प्रदान किया जाना व्यक्ति की जो शरीर की स्वतंत्रता है, जो प्राण की एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसमें आवश्यक है। यानी कि व्यक्ति को विधिक सहायता, यदि वो अपना वकील नहीं नियुक्त कर पा रहा है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए जब भी उसकी सुनवाई चल रही हो। सुनील बत्रा का केस था, इसमें कहा गया कि जो अपराधी है उसके भी मानवाधिकार होते हैं, उसे भी डॉक्टरी चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए, उसकी देख रेख की जानी चाहिए। हुस्नारा खातून के मामले में कहा गया कि जिसको छोड़ दिया गया है, जिसको कोर्ट ने रिलीज कर दिया है, आप उसे कैसे बंदी बना के रख सकते हैं, उसके मानवाधिकारों का हनन होता है। तो इस तरह से ये जो मामले आए, इसमें बिल्कुल अलग हटके बहुत विस्तृत निर्वचन किया गया मूल अधिकारों का, और ढेर सारे ऐसे अधिकारों का जिन्हें पहले मूल अधिकार नहीं माना जाता था उन्हें मूल अधिकार मान लिया गया। जैसे धीरे धीरे ये फहरिस्त बढ़ती गई, स्वच्छ जल पाने का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, ठीक, ध्वनि प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मूल अधिकारों में जुड़ती गई। फिर उसमें निजता का अधिकार अभी हाल ही में आ गया। अब जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार शामिल हो गया अरुणा शानबाग के केस के बाद से। ऐसे ही इसका विस्तृत निर्वचन प्रारंभ हो गया यहाँ से। अब बात होती है कि क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को त्याग सकता है? जस्टिस सुब्बा राव ने कहा था गोलकनाथ के केस में कि कोई भी मूल अधिकार जो होते हैं ये नैसर्गिक तथा अप्रतिदेय होते हैं, कि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं तथा ये किसी को दान नहीं किए जा सकते हैं। और अमेरिकी व्यवस्था लेकिन कहती है, अमेरिकी व्यवस्था में एक सिद्धांत लागू होता है, अधित्याग का सिद्धांत, कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग, वहाँ मूल अधिकार शब्द नहीं है, वहाँ बिल ऑफ राइट्स हैं, मतलब कि उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने मानवाधिकारों का त्याग कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि भारतीय स्थिति क्या कहती है। भारतीय स्थिति, पहले एक केस आता है बहराम खुर्शीद बनाम बम्बई राज्य का। इसमें कहा गया कि नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। और दूसरा जो केस आया था वो बसेसर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर बिहार राज्य का आया था। इसमें हुआ कुछ यूँ था कि बसेसर नाथ ने अपना आयकर जमा कर दिया था, लेकिन उनके नाम से फिर से एक नोटिस जारी की गई, और जब नोटिस जारी हुई तो बसेसर नाथ ने किसी तरह की अपने खिलाफ होने वाली कार्यवाही से बचने के लिए टैक्स तो अपना फिर से पे कर दिया, लेकिन वो फिर कोर्ट न्यायालय गए। न्यायालय में इन्होंने वाद दायर किया, कहा कि मुझसे दोबारा कर वसूला गया। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि साहब इन्होंने तो, जब बसेसर नाथ ने कहा कि ये मेरे संपत्ति के अधिकार का हनन है, तो तो इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि साहब इन्होंने तो स्वयं से अपना ये मूल अधिकार छोड़ा ना संपत्ति का, इन्होंने खुद से ला के दिया, अगर इन्होंने पहले जमा किया था तो ये दोबारा क्यों जमा करने आए। तो न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार वास्तव में व्यक्ति मात्र के लाभ के लिए नहीं है, ये लोक के लाभ के लिए है। व्यक्ति चाह कर भी इन्हें स्वयं से नहीं छोड़ सकता है, ये नैसर्गिक है। अब बात करते हैं कि मूल अधिकारों और अन्य अधिकारों में अंतर क्या है।
मूल अधिकारों का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का भाग 3। अन्य अधिकार कहाँ हैं? अन्य अधिकार अन्य प्रविधियों में वर्णित है, अन्य संविधियों में वर्णित है, चाहे वो संविधान में भाग 3 के अलावा कहीं और वर्णित है। जैसे अनुच्छेद 300 का, या फिर जो दूसरे कानून बने हैं जैसे मानवाधिकार अधिनियम है, उसमें जो मानवाधिकार आपको दिए गए हैं। मूल अधिकारों के प्रावधान कहाँ हैं? मूल अधिकारों के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, जबकि जो बाकी अन्य अधिकार हमें प्राप्त हैं उनके प्रावधान उन विधियों में है जहाँ से वो प्राप्त होते हैं। मूल अधिकारों का उत्पत्ति स्थान क्या है? मूल अधिकार का उत्पत्ति स्थान ना तो संविधान है ना कोई कुछ है। वास्तव में व्यक्ति जन्म जैसे ही लेता है तैसे ही उसके मूल अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं और वो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ना कि समाज द्वारा या किसी संस्था द्वारा या राज्य द्वारा या किसी भी दूसरे निकाय द्वारा। जबकि जो अन्य अधिकार हैं वो नियम, परिनियम, विनियम, कोई अधिनियम बना के उन्हें प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने बात की कि मूल अधिकार, उनके प्रावधान कहाँ हैं, मूल अधिकार क्या हैं, उसके बारे में थॉमस जेफरसन, न्यायमूर्ति एन भगवती और जस्टिस सुब्बा राव के विचार। भारतीय संविधान तक मूल अधिकारों ने आने में कौन सी यात्रा तय की, हमने उस यात्रा की बात की। मूल अधिकारों के विस्तृत निर्वचन के बारे में पढ़ा। मूल अधिकारों का आदित्याग हो सकता है कि नहीं, इस बारे में हमने जाना। मूल अधिकार तथा अन्य अधिकारों के अंतर के बारे में जाना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मूल अधिकारों में संशोधन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, मूल अधिकारों में संशोधन की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।